सर पे तेरा हाथ ही तेरा साया है, गिर के उठ कर चलना तूने सिखाया है। रौनक है हम पापा तेरे आंगन की, मेरी जिद से पहले सब कुछ दिलाया है। नाम तेरा पहचान मेरी, नाम तेरा पहचान मेरी, ओ पापा पहचान मेरी। नमस्ते दोस्तों, तो आज की स्टोरी किस पर है आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना और कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज की कहानी सुनते हैं। 2 मिनट का समय निकालकर अवश्य सुनिएगा। एक बहुत ही बड़े उद्योगपति का पुत्र कॉलेज में अंतिम वर्ष की परीक्षा की तैयारी में लगा रहता है। तो उसके पिता उसकी परीक्षा के विषय में पूछते हैं, तो वो जवाब में कहता है कि हो सकता है कॉलेज में अव्वल आऊं। अगर मैं अव्वल आया तो मुझे वो महंगी वाली कार ला दोगे जो मुझे बहुत पसंद है पापा। तो पिता खुश होकर कहते हैं, क्यों नहीं, अवश्य ला दूंगा। ये तो उनके लिए आसान था, उनके पास तो बहुत सारे पैसे थे, पैसों की कहीं भी कमी नहीं थी। जब पुत्र ने सुना तो वो 2 गुना उत्साह से पढ़ाई करने लग गया। रोज कॉलेज आते जाते वो शोरूम के सामने खड़ी बाहर कार को निहारता और मन ही मन कल्पना करता कि वह अपनी मनपसंद कार चला रहा है। दिन बीतते गए और परीक्षा खत्म हुई। परिणाम आया, वो कॉलेज में अव्वल आया। उसके कॉलेज में ही पिता से उसका फोन आया। फोन लगाकर बेटे ने कहा कि वह उसका इनाम तैयार रखे, मैं जल्द ही घर आ रहा हूँ। घर आते आते वो ख्यालों में गाड़ी को घर के आंगन में खड़ा देख रहा था। जैसे ही घर पहुँचा उसे वहाँ कोई कार नहीं दिखी। वो बुझे मन से पिता के कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखते ही पिता ने गले लगाकर बधाई दी और उसके हाथ में कागज से लिपटी एक वस्तु थमाई और कहा, लो यह तुम्हारा गिफ्ट। पुत्र ने बहुत ही अनमने दिल से गिफ्ट हाथ में लिया और अपने कमरे में चला गया। मन ही मन पिता को कोसते हुए उसने कागज खोलकर देखा। उसमें सोने के कवर में दोस्तों रामायण दिखी। ये देखकर अपने पिता पर बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन उसने अपने गुस्से को संयमित कर एक चिट्ठी अपने पिता के नाम लिखी कि पिताजी, आपने मेरी कार गिफ्ट न देकर ये रामायण दी, शायद इससे पीछे आपका कोई अच्छा राज छिपा होगा, लेकिन मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं बहुत सारे पैसे कमा न लूं। और चिट्ठी रामायण के साथ पिता के कमरे में रख कर छोड़कर चला गया। समय बीतता गया। पुत्र होशियार था, होनहार था, जल्द ही बहुत धनवान बन गया, शादी भी कर ली और शान से अपना जीवन जीने लगा। कभी कभी उसे अपने पिता की याद आ जाती तो उसकी चाहत पर पिता से गिफ्ट ना पाने की हावी हो जाती। वो सोचता, माँ ने जाने के बाद में मेरे सिवा उनका कौन था। इतना पैसा रहने के बाद भी मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी न कर सके। यह सोचकर वो पिता से मिलने से कतराता था। एक दिन उसे अपने पिता की बहुत याद आने लगी। उसने सोचा, क्या छोटी सी बात को लेकर अपने पिता से नाराज हुआ, अच्छा नहीं हुआ। ये सोचकर उसने पिता को फोन लगाया। बहुत दिनों बाद पिता से बात कर रहा हूँ, ये सोचकर दिल धड़कने लग रहा था। रिसीवर थामे खड़ा रहा। तभी सामने से पिता के नौकर ने फोन उठाया और उसे बताया कि मालिक तो 10 दिन पहले ही स्वर्ग सिधार गए और अंत तक तुम्हें याद करते रहे और रोते रोते बस चले गए। जाते जाते कह गए कि मेरे बेटे का फोन आया तो उसे कहना आकर अपना व्यवसाय संभाले, तुम्हारा कोई पता नहीं होने से तुम्हें सूचना नहीं दे पाए। यह जानकर पुत्र को गहरा दुख हुआ और दुखी मन से अपने पिता के घर रवाना हुआ। घर पहुंचकर पिता के कमरे जाकर उसकी तस्वीर के सामने रोते हुए रुंधे गले से उसने पिता का दिया हुआ गिफ्ट रामायण को खोलकर माथे पर लगाया और उसे खोलकर देखा। पहले पन्ने पर पिता द्वारा लिखे वाक्य पढ़ा जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे पुत्र, तुम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो और साथ ही साथ मैं तुम्हें कुछ अच्छे संस्कार दे पाऊँ, ये सोचकर ये रामायण दे रहा हूँ। पढ़ते वक्त उसी समय उस रामायण से एक लिफाफा सरक कर नीचे गिर गया जिसमें उस गाड़ी की चाबी और नकद भुगतान वाला बिल रखा हुआ था।
जिस दिन वह बेटा अव्वल आया था उसी दिन उस पिता ने उसके साथ उसमें रख कर उसे उपहार में दिया था, पर बेटे ने वो रामायण देखकर उसको अनदेखा कर दिया और गुस्से में उसे न तो खोला और न पढ़ा। यह देखकर पुत्र को बहुत दुख हुआ और धड़ाम से नीचे गिर गया और रोने लगा। हम हमारा मनचाहा उपहार हमारी पैकिंग में न पाकर उसे अनजाने में खो देते हैं। पिता तो ठीक है, ईश्वर भी हमें अपार गिफ्ट देते हैं, लेकिन हम अज्ञानी हैं। हमारे मनपसंद पैकिंग में ना देखकर पाकर भी हम खो देते हैं। हमें अपने माता पिता के प्रेम से दिए ऐसे अनगिनत उपहारों का प्रेम का सम्मान करना चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए। मेरी बात अगर आपके हृदय तक पहुंची हो, अगर छुई हो, तो इस मैसेज को आप आगे भी शेयर करें। हो सकता है और कोई पुत्र ऐसे ही अपने पिता के गिफ्ट से वंचित ना रहे, उनके प्रेम से वंचित ना रहे। आज का दिन बाकी दिनों से अलग था, क्योंकि आज रमन को उसकी सैलरी मिलने वाली थी। परिवार में सभी खुश थे। सभी सदस्यों की इच्छाएं जो पूरी होने जा रही थी। रसोई घर में रमन की मनपसंद सब्जी बन रही थी। पत्नी नंदनी बार बार घड़ी देख रही थी। कितने समय बाद उसके गहने सुनार के यहाँ से घर वापस आने वाले थे। आर्थिक तंगहाली में सुनार के पास गिरवी रखे जेवरों के लिए इस बार नंदनी अड़ गई कि उसे इस महीने तो जेवर हर कीमत पर चाहिए। रमन स्वयं भी मना करते करते थक गए थे। सो इस माह की सैलरी में से सुनार का अब तक का ब्याज जमा कर गृहलक्ष्मी के गहने घर लाने का वचन रमन अपनी पत्नी को दे चुके थे। दोनों बच्चे कॉलेज में पढ़ते थे, अंशिका और अंश। वे भी दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठे अपने पिता की प्रतीक्षा कर रहे थे। रमन अपनी बेटी अंशिका को हर माह अपनी तनख्वाह में से कुछ राशि देते थे। यह राशि अंशिका अपने लैपटॉप कंप्यूटर के लिए जमा कर रही थी। यदि आज रमन की आखिरी किश्त दे दे तो वह क्रय करके समुचित राशि का प्रबंध हो जाएगा। अंश इस अभिलाषा में था कि आज उसके पिता कॉलेज की वार्षिक परीक्षा शुल्क की व्यवस्था कर देंगे ताकि वह निर्भीक होकर परीक्षा में बैठ सके। बूढ़े माता पिता की तरह आज भी निश्चित थे। परिवार के जरूरी सदस्यों की मांग पूरी हो जाए तब जाकर उनका नंबर आएगा, वरना नहीं। रमन द्वार पर आ चुका था। उसे देखते ही सभी की आंखों में चमक आ गई। रमन भी उन सभी की मंशाओं पर खरा उतरा। वह अपने चश्मे को रुमाल से पोंछकर कुछ घड़ी सुस्ता रहा था। पार्वती, रमन की माँ, गिलास में पानी ले आई, क्योंकि उसकी बहू नंदनी अपने गहने देखने में व्यस्त थी और बच्चे अपने लैपटॉप की राशि गिनने में व्यस्त थे। सम्मुख खड़ी अपनी माँ को देखकर रमन कुछ चिंतित हो गए। सबके लिए हर बार कुछ न कुछ अवश्य आता है, किंतु माँ बाप के इच्छुक होते हुए भी रमन अपनी प्राथमिकताओं में दोनों की इच्छाएं सम्मिलित नहीं कर पाता। अपनी माँ के हाथों से पानी का गिलास रमन ने ले लिया। अरे पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारे जूते निकाल रहा हूँ। पिताजी, मुझे पाप का भागी मत बनाइए, रमन अपने पिता गंगाराम से बोले। गंगाराम अपने बेटे रमन के पैरों से जूते निकाल रहे थे। करने दे बेटा, तू सबके लिए इतना कुछ करता है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम तेरे लिए कुछ करें, पार्वती बोली। वह अपने आंचल से रमन का पसीना सना माथा पोंछ रही थी। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, आपका चश्मा इस महीने भी बन नहीं पाएगा, रमन ने अपनी विवशता बताई। कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे चश्मे की चिंता मत करो, गंगाराम बोले। और माँ, आपकी तीर्थ यात्रा लगता है इस महीने भी नहीं हो पाएगी, रमन बोला। उसकी आंखें भीग चुकी थी। अरे तू हमारी चिंता छोड़, अपनी चिंता कर। देख तेरे जूते कितने खराब हो चुके हैं, रमन की माँ बोली। अरे नहीं माँ, अभी तो ये कुछ महीने और चलेंगे, रमन बोला। नहीं बेटा, तुझे डायबिटीज है, पैरों की सुरक्षा आवश्यक है। देख तेरे पिताजी ने तेरे लिए क्या लाए हैं, पार्वती बोली। रमन आश्चर्य से गंगाराम की ओर देख रहा था। गहने तिजोरी में सही सलामत रख कर ही नंदनी को चैन आया। वह बेडरूम से निकलकर बाहर आ गई। अंशिका प्रसन्न चित्त होकर लैपटॉप का ऑनलाइन ऑर्डर दे चुकी थी। अंश के पास परीक्षा फीस के रुपए आ चुके थे, जिन्हें कल कॉलेज में जमा करवाने वाला था। गंगाराम ने हाथों का पैकेट रमन की ओर सरका दिया। रमन के साथ परिवार के सभी सदस्य देखना चाहते थे कि आखिर उस डिब्बे में क्या है। ये क्या है पिताजी? जूते, रमन चौंका। ये तो बहुत महंगे लगते हैं, अंश ने जूते हाथ में लेकर कहा। लेकिन इतने पैसे बाबूजी के पास कहाँ से आए? नंदिनी ने हैरानी से पूछा। चिंता मत करो बहू, तुम्हारे ससुर जी ने ये जूते अपनी मेहनत की कमाई के पैसों से खरीदे
खरीदे हैं। पार्वती बोली। क्या मतलब? रमन ने पूछा। दिन भर घर बैठे बोर होते थे, चौक में दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते लड़ाते थक गए, तो हमारे ही मोहल्ले में एक स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली। तेरे पापा को आज पहली तारीख पर तनख्वाह मिली है। ये जूते उन्हीं तनख्वाह के रुपयों से आए हैं, पार्वती ने बताया। मगर पिताजी, आपको नौकरी करने की क्या जरूरत थी? रमन बोला। मुझे जरूरत नहीं थी बेटा, ये बात मुझे पता है, मगर मुझे लगा खाली वक्त बिताने के लिए स्कूल सबसे अच्छी जगह है, गंगाराम बोले। रमन समझ चुका था कि उसके पिताजी मूल बात छिपाना चाहते हैं। देख बेटा, तू हमारे घर की रीढ़ है, तुझे कुछ भी हो जाए तो हमारा गुजर बजर कैसे चलेगा? इसलिए सबसे आवश्यक है कि तू पूरी तरह स्वस्थ रहे और सभी आवश्यक वस्तुएं तेरे पास हो, ताकि तेरे दिनचर्या कभी भी किसी भी तरह से प्रभावित न हो, गंगाराम बोले। मगर पिताजी, इन रुपयों से आपका चश्मा भी खरीदा जा सकता था, रमन बोला। हाँ, लेकिन उससे भी जरूरी तेरे जूते थे। मेरा चश्मा अगले महीने बन जाएगा, लेकिन तेरे फटे जूते अगले महीने तक नहीं चल पाएंगे बेटे, गंगाराम बोला। मगर बाबूजी, रमन बोलते बोलते रुक गया। बेटा रमन, ये सब मैं हमारे परिवार के लिए ही कर रहा हूँ। रमन बेटा, तू है तो हम सब हैं, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं हैं, गंगाराम बोलते बोलते हुए भावुक हो गए। पार्वती की आंखें भी भर आई। पिता पुत्र की परस्पर चिंता के उपस्थित सभी के नैन भिगो दिए। और ये ले सुना है तेरी डायबिटीज की दवाई भी खत्म हो गई है। तेरे बाबूजी घर आए तो वहाँ से दवाई की दुकान देखी और ये दवाई लेते आए, और समय से खा लेना। पार्वती कुछ कड़क आवाज का ढोंग करते हुए बोली। रमन की तरह शेष सदस्य भी निशब्द थे। गंगाराम और पार्वती के कृत्यों को देखकर नंदिनी अपना कद बहुत छोटा अनुभव कर रही थी। अंश और अंशिका को शायद पहली बार अपने पिता का महत्व किसी ने इतने सरल तरीके से समझाया था। पिता वचनों को रखना संभाल के, इन वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है गो पिता की महिमा, उसका डूबा कभी ना जहाज है। पिता वचनों को रखना संभाल के, ठोकर लगी तू पिता ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसके हाथों में सौंप दे हाथ तू, वो अंग संग तेरे साथ है, जिसने जानी है पिता की महिमा, उसका डूबा कभी ना जहाज है। पिता वचनों को रखना संभाल के। धन्यवाद।